स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें सूक्ष्म जीव से अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं और सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से वायरस के बारे में पढ़ेंगे, विषाणु के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। ऐसे सजीवों को जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, यानी कि इतने सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों का मतलब है यानी कि बिना चश्मा या बिना किसी लेंस के देखना, बिना किसी यंत्र की वस्तु को देखना। तो यहाँ जो माइक्रोस्कोप है वो सूक्ष्म जीवों को देखने के ही काम आता है। तो सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं जो बिना सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते। अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ये हवा में, पानी में, मिट्टी में, बर्फीले क्षेत्र में, दलदल में, यानी कि अर्थात संपूर्ण जैव मंडल में पाए जाते हैं। अपनी पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, संपूर्ण जैव मंडल में पाए जाते हैं। ये सजीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसा कि हमें इनके आगे रोग के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारे शरीर के अंदर या जंतुओं के, पौधों के शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग फैलाते हैं, तो ये जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जीव है उनके 6 प्रकार हैं। एक तो विषाणु है, वायरस, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है जीवाणु, बैक्टीरिया, चौथा है कवक, फंगस या फंजाई जिसे कहते हैं, पांचवा है प्रोटोजोआ और छठा है शैवाल या एल्गी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है? सबसे सूक्ष्म यानी सबसे छोटा। तो यहां देखिएगा, सबसे सूक्ष्म जीव अगर सजीव की बात करता है कि सजीवों में सबसे सूक्ष्म कौन है, तब तो हम माइकोप्लाज्मा। विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं लेकिन ये सजीव नहीं है, ये सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं। ठीक है। तीसरा बनता है क्वेश्चन कि जीवाणु कोशिका भित्ति वाले सबसे सूक्ष्म जीव है, यानी कि विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति वाला सबसे सूक्ष्म जीव तो है जीवाणु। और सूक्ष्म जीव जो सजीव है, सजीवों में सबसे सूक्ष्म होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे सूक्ष्म जो है वो है विषाणु। अब ये क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछ सकते हैं कि रोगाणुओं में सबसे सूक्ष्म कौन सा है? तो हम जानते हैं कि विषाणु भी रोग फैलाते हैं, माइकोप्लाज्मा से भी रोग उत्पन्न होते हैं, जीवाणु से भी होते हैं, कवक से भी होते हैं। तो यहाँ रोगाणुओं की बात की जा रही है, सजीव और निर्जीव की नहीं हो रही, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो रोगाणुओं में सबसे सूक्ष्म होते हैं विषाणु। क्लियर? यहाँ इस वीडियो में हम विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विषाणु के बारे में। मुख्य पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है, वायरस शब्द का अर्थ होता है तरल विष। तरल विष यानी कि विष का मतलब जहर, जो लिक्विड स्टेज के अंदर है। जैविका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले विषाणु बने। जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हो रहा था, यानी कि जो जैव विकास का सिद्धांत है, क्रमिक रूप से सरल जीवों से जटिल जीव बने हैं। तो जैव विकास के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से आए? विषाणु बने थे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आ रहा है कि विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की जो खोज है वो इवानोवस्की ने की है। ठीक है, डीजे इवानोवस्की द्वारा की गई है। और इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग का पता लगाकर तंबाकू मोजेक वायरस का नाम दिया। यानी कि तंबाकू की पत्तियों के अंदर, जैसे तंबाकू है उसकी पत्ती है और पत्तियों में क्या है, इस प्रकार से धब्बे बन जाते हैं, चकते बन जाते हैं। इन धब्बों को या चकतों को क्या कहते हैं? मोजेक कहते हैं। ठीक है, तंबाकू के अंदर पता लगाया था। अगला पॉइंट है कि स्टेनले ने, वैज्ञानिक है स्टेनले ने, सबसे पहले टीएमवी, इसका पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। टी का मतलब है टोबैको, टोबैको यानी तंबाकू, एम का मतलब मोजेक और वी का मतलब वायरस। यानी कि टोबैको मोजेक वायरस ऐसा वायरस है, एक विषाणु है जो तंबाकू के अंदर रोग उत्पन्न करता है, तंबाकू की पत्तियों में मोजेक उत्पन्न करता है, धब्बे उत्पन्न करता है। ठीक है, तो स्टेनले ने सबसे पहले जो टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस है उसको क्रिस्टलीकृत किया। ठीक, क्रिस्टलीकरण होना जो लक्षण है ये निर्जीव का लक्षण है। जैसे क्रिस्टलीय पदार्थ अपने
नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, है ना, क्रिस्टल अवस्था में पाया जाता है। या क्रिस्टल जल भी पाया जाता है, जिप्सम के अंदर क्रिस्टल जल होता है ना, धोने के सोडे में भी क्रिस्टल जल होता है। तो ये क्रिस्टल शब्द वहां से लिया गया है। विषाणुओं का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। देखो वायरसोलॉजी मानी स्टडी, अध्ययन करना। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है? पूना में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान विषाणु अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? पूना के अंदर स्थित है। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, भारत में अपना पूना के अंदर है। विषाणु में कोशिकीय संरचना नहीं होती है, ये अकोशिकीय जीव होते हैं। देखिए, कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, जो व्हिटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी थी, उसमें 5 जगत थे। जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत फंजाई, ठीक है, चौथा प्लांटी और पांचवा था एनिमेलिया। तो जो मोनेरा जगत के अंदर जंतु थे वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक रखे गए थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनके केंद्रक के अंदर केंद्रक अल्प विकसित होता है। और ये बाकी जो 4 थे ये यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक ईयू, ठीक है, यूकैरियोटिक जीवों को रखा था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा था इसके अंदर। लेकिन वायरस जो होते हैं विषाणु, वो ना ही प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, यानी कि ये अकोशिकीय है। ना ही इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और ना ही यूकैरियोटिक कोशिका होती है, तो इनको अकोशिकीय जीव माना गया है। वायरसेज आर नाइदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट्स, यानी कि वायरस जो होते हैं वो ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, क्योंकि ये अकोशिकीय जीव हैं। फिर अगला पॉइंट है विषाणु सिद्धांत, विषाणु कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं या अपवाद कहलाते हैं। देखो, वैज्ञानिक हुए स्लाइडेन और सवान, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत की शुरुआत की थी कि प्रत्येक जीव जो है उसकी उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, कोशिका विभाजन करके और कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, तो ये जो कोशिका सिद्धांत है उसका ये अपवाद माना गया है विषाणु को, वायरस को, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत के नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, जो नियमों का पालन नहीं करता उसे अपन अपवाद कहते हैं। अगला पॉइंट आ गया, सबसे सूक्ष्म रोग कारक विषाणु है, यानी कि सबसे सूक्ष्म जीव की बात करें तब तो हम माइकोप्लाज्मा, लेकिन सबसे सूक्ष्म रोग कारक है ये क्या है? विषाणु, वायरस है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म रोग कारक होते हैं। चलिए फिर आगे अपन बात करते हैं कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माने गए हैं। इनको ट्रांस ग्रुप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये बाहर मुक्त अवस्था में है तब तो ये नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव होंगे, और जब ये किसी जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, पौधा या जंतु के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये सजीव की भांति लक्षण प्रकट करना शुरू कर देते हैं। तो इनके अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको योजक कड़ी माना गया है। तो पहले अपन बात करेंगे कि निर्जीव के कैरेक्टर कौन कौन से हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेज, यानी कि विषाणुओं के निर्जीव के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है ये स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था का मतलब क्या? प्रकृति के अंदर, इन नेचर, निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, यानी कि मिट्टी में है ना, पानी में है, झरनों में है, कहीं पर भी है, हवा में है, तो ये निर्जीव की तरह पड़े रहेंगे। लेकिन जो ही ये सजीव के संपर्क में आएंगे उन कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे, ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले अपन बात कर रहे हैं निर्जीव के लक्षणों की, तो पहला ये निर्जीव का लक्षण हुआ। दूसरा है विषाणु में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती हैं, यानी कि वायरस के अंदर ऐसे कोई भी कोशिकांग नहीं है जो श्वसन कर सके, पोषण कर सके, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं कर सके, इसलिए ये क्या है? निर्जीव माने गए हैं। एवं इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, यानी कि इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, अतः निर्जीव माने जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टलीकरण जो गुण है वो निर्जीव पदार्थों का होता है। विषाणु अविकल्प अंतः कोशिकीय परजीवी, यानी कि ये कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, अंतः कोशिकीय। ठीक है, और अविकल्प यानी कि जैसे मान लीजिए टीएमवी की बात कर रहे हैं अपन, टीएमवी जो तंबाकू मोजेक वायरस है, ठीक है, ये तंबाकू मोजेक वायरस तंबाकू के पादप को ही संक्रमित करेगा, ये वायरस किसी जंतु या अन्य किसी पादप को संक्रमित नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये अविकल्पी होते हैं, यानी कि इनके पास एक ही विकल्प है, टीएमवी के पास विकल्प क्या है? केवल तंबाकू के पादप को संक्रमित करना। ठीक है, और अंतःकोशिकीय परजीवी हैं, परजीवी का मतलब पैरासाइट्स जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ये सारे
जैविक क्रिया नहीं होती है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, तो इनके अंदर किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होते हैं, और एंजाइम नहीं होते हैं इसलिए इनको निर्जीव माना गया है। अब अपन बात करेंगे इनकी लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस, यानी कि विषाणुओं के सजीव के क्या क्या लक्षण है, कि इन लक्षणों के आधार पर इनको सजीव कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जब विषाणु किसी सजीव, अब ये सजीव कोई भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, ठीक है, मेजबान, उसे अपन मेजबान कहेंगे, मेजबान को इंग्लिश में कहते हैं अपन होस्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या हिंदी में इसका नाम है परपोषी। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधे की कोशिका है और ये एक विषाणु है, ये विषाणु इस पौधे की कोशिका के ऊपर यहाँ संक्रमण करेगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर ये जो कोशिका है, पौधे की कोशिका या जंतु की कोशिका, किसी जीव की कोशिका, ये कोशिका क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी होस्ट ऑर्गेनिज्म या परपोषी कोशिका या मेजबान कोशिका, ठीक है। तो विषाणु जब क्या करते हैं, किसी मेजबान कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये वृद्धि भी करते हैं, अपनी गुणन यानी कि संख्या बढ़ाएंगे, जनन भी करेंगे, आदि सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि वृद्धि और गुणन जो है वो सजीवों के लक्षण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं कर सकते, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एंट्री करते हैं तब करते हैं। दूसरा पॉइंट है सजीव के लक्षणों में, विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से कोई एक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका ये। सामान्यतः जैसे अपन पौधों की बात करें तो उनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, ठीक है, और जंतुओं की बात करें तो उनके अंदर भी डीएनए आरएनए होते हैं, परंतु वायरस जो होते हैं, ये वायरस के अंदर या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए एक ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें वायरस में जनन, वंशागति, उत्परिवर्तन, रेप्लिकेशन, प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, लेकिन कहां होती है, जब ये किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं तभी इनके अंदर ये सारे फंक्शन हो पाते हैं। जब वायरस उत्तकों पर आक्रमण करते हैं, देखिए खास बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार एग्जाम से पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है और ये एक वायरस है, ये वायरस इस कोशिका को संक्रमित करेगा, ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक, जैसे कोशिकाओं का समूह है तो ये उत्तक कहलाएगा। जब वायरस उत्तकों पर आक्रमण करते हैं तो उत्तक एक प्रोटीन उत्पन्न करेंगे, जो ये वायरस इस कोशिका के अंदर एंट्री करेगा तो ये जो उत्तक है, कोशिकाएं हैं, ये एक प्रकार की प्रोटीन बनाती हैं इस विषाणु को नष्ट करने के लिए, जिसे अपन प्रति विषाणु कारक कहते हैं, प्रति विषाणु कारक, एंटीवायरल फैक्टर। और ये जो एंटीवायरल फैक्टर है, प्रति विषाणु कारक, इसे हम इंटरफेरोन कहते हैं। क्या नाम कहते हैं इसको, इंटरफेरोन। ये कई बार पूछा गया है कि ये जो कोशिकाएं हैं, उत्तकों की कोशिकाएं, ये इस विषाणु के प्रति जो बना रही हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरोन कहा जाता है। चलिए फिर आगे अपन बात करेंगे साइज ऑफ वायरसेस। विषाणु जो है उनकी साइज, हम जानते हैं कि सबसे सूक्ष्म रोगाणु यही है, इनका आकार 30 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है, उसे नैनोमीटर कहते हैं, क्लियर। तो 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होता है, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, यानी कि इनको साधारण सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते अपन, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इनको देखा जाता है। सबसे बड़े जो वायरस है, सबसे बड़ा जो वायरस है वो है एलपीटी। एलपीटी का पूरा नाम है लिम्फो ग्रेनुलोमा सिस्टिस, ये सिस्टिस यहाँ पे साइलेंट रहेगा, सिस्टिस ट्रेकोमा, ठीक है, ये सबसे बड़ा वायरस माना गया है। अब बात करेंगे शेप ऑफ वायरस, कि वायरस की शेप, आकृति कैसी होती है। विषाणु तो वैसे कई आकृतियों के पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन याद करेंगे कि तो गोलाकार, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको गोलाकार का डेंगू वायरस, ठीक है, उसी प्रकार से हर्पीस वायरस है वो भी, और इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये गोलाकार होते हैं। बुलेट आकार का, बुलेट यानी कि जो बंदूक की जो गोली है उसके आकार का, रेबीज जो वायरस है जिसको रेबडो वायरस भी कहते हैं, ये बुलेट के आकार का होता है, और ये रेबीज वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। यहाँ एक डेंगू वायरस का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए अन्य आकृति आपको दिख रही है, हर्पीस वायरस की संरचना ऐसी है, इन्फ्लुएंजा की ये रही, ठीक है ना, गोलाकार की, गोलाकार का हर्पीस वाला आ गया और इन्फ्लुएंजा वाला आ गया। इस प्रकार से विषाणु की अलग अलग संरचनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं अपन वायरस की संरचना। हम एक जनरली एक सामान्य वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो विषाणु के अंदर दो चीजें हैं, एक तो उसके केंद्र में बीच में क्या होता है, अनुवंशिक पदार्थ, अनुवंशिक पदार्थ यानी कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ होता है प्रोटीन, यानी कि उस डीएनए और आरएनए को कौन घेरे होता है, प्रोटीन घेरे होता है। जैसे यहाँ पर एक एचआईवी
जो एड्स वायरस है उसकी संरचना को दिखाया गया है। यहाँ बीच में आपको लाल रंग का जो दिख रहा है ये तो इसका आरएनए है, यानी कि एचआईवी वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है। और इसके चारों तरफ आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं येलो कलर में, ये इसको प्रोटीन के घेरे हुए आवरण है जिन्हें अपन कैप्सिड कहते हैं। और विषाणुओं के अंदर यानी कि ये आरएनए और ये कैप्सिड दो चीजें तो होंगी, परंतु कुछ विषाणु के अंदर बाहर से चारों तरफ और जो लेयर है, एक कोट है, आवरण है, वायरल कोट जिसको ना आवरण कहेंगे, ये भी पाया जाता है जो कि वसा या प्रोटीन या शर्करा का बना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें खास बात क्या है। वायरस के प्रत्येक कण को वायरोन कहते हैं, यानी कि वायरस के जो प्रत्येक कण है, एक कण को क्या कहते हैं, एक वायरस को वायरोन कहते हैं। तथा इसके चारों ओर पाए जाने वाले प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। देखिए अभी अपन ने बात की थी कि एक वायरस की संरचना है, इसमें एक न्यूक्लिक एसिड है बीच में, और ये बाहर जो ये पूरा जो आवरण है, ये यहाँ वाला ये आवरण, ठीक है, ये पूरा तो इसका आवरण है। और इसके अंदर ये जो आपको एक एक जो डॉट डॉट दिख रहे हैं गोल गोल, ये इस अकेले को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। सॉरी, इस पूरे को कैप्सिड कहते हैं। और इसकी इकाई को, ये जो यूनिट है, सब यूनिट है, उसको कैप्सोमियर कहते हैं। ये पूरा तो क्या है, ये पूरा कैप्सिड है आवरण, और इसकी ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये कैप्सोमियर्स कहलाती हैं। ठीक है, इन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है। कुछ वायरसों में एक बाह्य आवरण भी पाया जाता है, आउटर इनवेलोप, जैसा कि मैंने बताया ये बाहर वाला ये आवरण, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो शर्करा यानी कि शुगर का हो सकता है बना हुआ, या वसा प्लस प्रोटीन। वसा को अंग्रेजी में कहते हैं लिपिड, और प्रोटीन यानी प्रोटीन तो लाइपोप्रोटीन नाम पड़ गया, लाइपोप्रोटीन के बने होते हैं। ये जो सबसे आउटर आवरण है, सबसे बाह्य आवरण, ये सभी में नहीं होता, कुछ वायरस के अंदर होता है। इन्हें लिपो वायरस कहा जाता है, लिपो यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, ली यानी कि लिपिड, पीओ प्रोटीन। और जैसे कि इसका एग्जांपल जो हेर्पिस वायरस है, अभी देखिए ऊपर डायग्राम दिखेगा भी आपको, ये रहा हेर्पिस वायरस। इसके बीच में यहाँ तो ये इसमें जेनेटिक मटेरियल है, और ये यहाँ पर इसका कैप्सिड हो गया, और ये आउटर जो लेयर है ये इसकी प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, लाइपोप्रोटीन का। ठीक है ना, तो लिपो वायरस कहलाता है, और ये आवरण इसका हर्पिस वायरस में पाया जाता है। और भी वायरसों के अंदर ये पाया जाता है, इसका एग्जांपल आप हर्पिस वायरस याद कर लीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, देखो वायरोइड। वायरोइड क्या होते हैं, ये विषाणु जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर विषाणु से प्रोटीन का आवरण को हटा दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, वायरोइड कहलाएंगे। विषाणु में और वायरोइड में इतना ही फर्क है, विषाणु के अंदर तो क्या होता है, डीएनए और आरएनए, और बाहर प्रोटीन का आवरण, जबकि वायरोइड के अंदर केवल डीएनए आरएनए ही होगा, बाहर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब देखिए अपन ने अभी बात की थी कि विषाणु में तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड यानी कि द्विरज्जुकी हो सकता है, या डीएनए एक रज्जुकी हो सकता है। इसी प्रकार से आरएनए भी द्विरज्जुकी हो सकता है और एक रज्जुकी। तो द्विरज्जुकी को अपन कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जिसको डीएस कहेंगे शॉर्ट में, डी और एस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। यानी कि ऐसे विषाणु जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है, ऐसा डीएनए पाया जाता है। तो ये कौन कौन से, T2, T4, एडिनो वायरस और पोक्स वायरस, ये विषाणुओं के नाम है। तो आपको इनमें थोड़ा सा याद रखना, जैसे पोक्स वायरस के अंदर कौन सा क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, पहली बात तो ये। दूसरा ये याद रखना कि डीएनए होता तो कौन सा होता है, डीएस होता है या एसएस होता है, एसएस यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड। अब हम बात करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें एक रज्जुकी डीएनए होता है, वो है कोलीफेज 5x174 वायरस। ठीक है ना, ये पूरा एक वायरस है। और M13 बैक्टीरियोफेज जीवाणु भेजी, M13 वाला, इनके अंदर एसएस डीएनए होता है। फिर बात करेंगे आरएनए की। आरएनए ये भी दो प्रकार का हो सकता है, कुछ वायरस के अंदर डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और कुछ वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। तो डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है, ये है तो राइनो वायरस में होता है, एक वाउंड ट्यूमर वायरस के अंदर होता है, एक राइस ड्वार्फ वायरस में होता है। राइस यानी कि चावल के, ड्वार्फ माने होता है बोना, चावल के पौधे बोने रह जाते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। इन्फ्लुएंजा वायरस, जो अपने सर्दी खांसी जुकाम के अंदर जो वायरस अपने रोग फैलाता है, मिक्सो वायरस भी कहते हैं। एचआईवी वायरस, ये भी कई बार आया हुआ है। एचआईवी वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। कैसा आरएनए होता है, एसएस यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड, एक ही आरएनए होता है इसे, ठीक है ना, एक आरएनए होता है। चलिए फिर हम बात करेंगे विषाणु के प्रकार की। विषाणु
जो एनिमल के अंदर संक्रमण करेंगे वो एनिमल वायरस, जो प्लांट्स में संक्रमण करेंगे वो प्लांट वायरस, और कुछ विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जो एनिमल वायरस है मोस्टली ऐसे विषाणु जो जंतुओं के अंदर संक्रमण करते हैं उनके अंदर मुख्यतः डीएनए पाया जाता है। क्लियर? इनके अपवाद है, जैसे अभी अपन ने बात की थी कि ये HIV वायरस है ना, ये एड्स का वायरस, ये जंतुओं के अंदर ही फैलाता है लेकिन इसमें आरएनए होता है। ठीक है, ये सामान्य की बात हो रही है कि सामान्यतः अधिकांश एनिमल जो वायरस है उनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और जो प्लांट वायरस है उनके अधिकांश उनके अंदर आरएनए होता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है जीवाणु भोजी, यानी कि ऐसे विषाणु, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु है, और ये एक वायरस है। ठीक है, मैंने एक वायरस का चित्र बनाया इस प्रकार से। तो ये वायरस जो जीवाणु के ऊपर संक्रमण करेगा तो इस वायरस को क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहेंगे। ठीक है, ये जीवाणुओं को संक्रमित या नष्ट करने वाले विषाणु हैं। इनमें सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ डीएस डीएनए होता है। क्या होता है इनके अंदर? सामान्यतः, ठीक है, अधिकांश के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से दो स्टैंड होते हैं, डीएनए के दो रज्जुक होते हैं। अगला एग्जांपल दे रहा है कि T4 जीवाणु भोजी, जैसे T2 T3 T4 है ना, इसे बैक्टीरियोफेज के टाइप्स हैं। जो T4 जो जीवाणु भोजी है ये ई कोलाई, जो एस्चेरिशिया कोलाई है, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसका परजीवी है। यानी कि ये जो T4 बैक्टीरियोफेज है ये ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। एक खास बात कि गंगा नदी का जो पानी है वो जीवाणु भोजियों की उपस्थिति के कारण खराब नहीं होता है, क्योंकि गंगा नदी के पानी के अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो नहीं पनप पाएंगे, और जब पानी के अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे तो वो पानी दूषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उस पानी के अंदर बैक्टीरिया जीवाणु उपस्थिति भी हो जाते हैं तो ये जो जीवाणु भोजी है बैक्टीरिया फेज, ये क्या कर देंगे? उन जीवाणुओं को नष्ट कर देंगे, इसलिए गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है। ये एक सामान्य जो टीएमवी जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसकी संरचना स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ देखिएगा आपको, यहाँ इस प्रकार से इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका हेड है ना, इसमें डीएनए है, यहाँ पर इसकी कॉलर है, यहाँ ये किसी कोशिका को पकड़ने के लिए इस प्रकार से इसके अंदर ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स हैं ये बने होते हैं। अब इस टॉपिक में जो जहां से क्वेश्चन अधिकतम क्वेश्चन आने की संभावना होती है उनकी बात करेंगे अपन। विषाणु पादपों के अंदर जंतुओं में और जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम यहाँ पर विषाणु पादपों में कौन कौन से रोग फैलाते हैं, जंतुओं में कौन कौन से रोग फैलाते हैं, और मनुष्य के अंदर कौन कौन से रोग फैलाते हैं, उनको थोड़ा समझेंगे। पहले बात करते हैं वायरस से पादप रोग, विषाणुओं से पौधों के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। पहला जो है वो टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तंबाकू के अंदर मोज़ेक रोग उत्पन्न करता है। इसका सीधा क्वेश्चन आता है कि तंबाकू का मोज़ेक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, या कौन सा वायरस कौन सा रोग उत्पन्न करता है। दूसरा जो वायरस है वो भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस, भिंडी का पीत शिरा मोज़ेक, भिंडी की जो पत्तियां हैं, मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, तो ये जो पत्ती है उसके अंदर ये जो शिराएं हैं इसकी, ये मुख्य शिरा और ये जो शिराएं हैं ये पीली पड़ जाती हैं, पीली यानी कि येलो, तो पीत शिरा, ठीक है, यानी कि येलो वेन, येलो माने पीले रंग की, वेन जो है इसकी शिराएं ये पीले रंग की हो जाती हैं। आलू के अंदर मोज़ेक रोग वायरस के कारण होता है। लीफ कर्ल ऑफ पपैया, पपीते के अंदर प्रण कुंचन, पपीते की जो पत्तियां वो इस प्रकार से कुंचित हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, ये वायरल है। पोटैटो लीफ ऑफ लीफ रोल डिजीज, पोटैटो यानी कि आलू के अंदर जो पत्तियां हैं वो रोल हो जाती है, इस प्रकार से घूम जाती हैं, तो ये भी एक वायरल डिजीज है। अब बात करेंगे विषाणुओं से जंतुओं में होने वाले रोग। विषाणु जो है वो जंतुओं के अंदर कौन कौन से रोग फैलाते हैं। पहला है जो वायरस जो है वो जंतुओं के अंदर, एक तो रानीखेत मुर्गियों में रोग होता है, मुर्गी जो कि पक्षी वर्ग में आते हैं, एवीज के अंदर है। मुर्गियों में होने वाला रोग क्या है? मुख्य रूप से रानीखेत, रोग का नाम है रानीखेत। ये क्वेश्चन कई प्रकार से आता है, मुर्गियों के अंदर कौन सा रोग होता है? मुख्यतः रानीखेत होता है। ये ऐसे रानीखेत रोग किन जंतुओं में होता है? मुर्गियों में होता है। और रानीखेत रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। दूसरा है पिकोना वायरस। पिकोना वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाय के अंदर खुरपक्का और मुंह पक्का, देखो खुर यानी कि पैर, पैर को बोलते हैं इंग्लिश में फुट, फुट यानी कि एफ, और मुंह यानी कि माउथ, माउथ डिजीज है ना, फुट एंड माउथ डिजीज, इसको शॉर्ट में एफएमडी इसका पूरा नाम भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और खुर, खुर यानी कि पैर, गाय के जो पैर हैं वो उन्हें अपन खुर कहते हैं। तो खुर और मुख जो है उसको ये प्रभावित करता है पिकोना वायरस। तो ये गाय के अंदर खुरपक्का मुंह पक्का रोग वायरस के कारण होता है और पिकोना वायरस के कारण होता है। तीसरा जो वायरल रोग है एनिमल्स के अंदर वो है गाय के अंदर ही चेचक रोग होता है।
जिसे अपन ऑर्थोपोक्स वायरस के कारण होता है, ऑर्थोपोक्स वायरस के कारण। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आ रहा है वो है वायरस से मानव में रोग, वायरल डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। पहले अपन बात करेंगे वायरस के नाम की और उससे होने वाले रोग के बारे में। रोग वाला एक अलग से वीडियो अपन ने डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हेपेटाइटिस वायरस है, ये हेपेटाइटिस रोग ही फैलाएगा। हेपेटाइटिस, इसको पीलिया भी कहते हैं, या इसका अन्य नाम पांडु रोग भी या जोंडिस भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है एंट्रोवायरस, एंट्रोवायरस या पाइकोना वायरस, जो कि पोलियो जिसके अंदर हाथ पैर के अंदर विकलांगता आती है, ठीक है, ये पाइकोना या एंट्रोवायरस के कारण होता है। वेरिशेला जोस्टर, चिकन पॉक्स छोटी माता, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेरिशेला जोस्टर, एक तो नाम आएगा वेरिशेला जोस्टर और एक नाम आपको आगे मिलेगा वेरिओला हर्पिस। देखो वेरिशेला और वेरिओला दोनों अलग अलग हैं। वेरिशेला जोस्टर जो है ये चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, शरीर के ऊपर छोटे छोटे चकते हो जाते हैं। और दूसरा है, अगला है रूबियोला या पैरामिक्सो वायरस, इसी का नाम है, या मार्बेली वायरस, इसी के नाम है, एक ही है। रूबियोला वायरस के कारण खसरा या मिजलस रोग होता है, ठीक है ना, या मोरबेली या पैरामिक्सो के कारण भी खसरा या मिजलस रोग होता है। फिर है डेंगू वायरस, जिसको आर्बो वायरस भी कहते हैं। डेंगू जो रोग है उसका वाहक तो होता है मच्छर, एडिज मच्छर। अब ये देखो एक ऊपर अपन ने डायग्राम देखा था थोड़ी देर पहले कि डेंगू वायरस के बारे में, डेंगू वायरस है, ये एडिज मच्छर है, ठीक है। इस मच्छर के अंदर जो ये वायरस होता है, और ये वायरस इस मच्छर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, यानी कि मच्छर इसका कैरियर है, वाहक है। मच्छर से रोग नहीं होता, मच्छर रोग का वाहक होता है। रोग तो होता है डेंगू वायरस के कारण, ठीक है, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इस डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं। अगला वायरस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HIV वायरस। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके कारण जो रोग होता है वो होता है एड्स रोग। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि एस का मतलब सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारे रोगों का समूह है। इस रोग के अंदर क्या होता है, रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण अन्य जो रोगाणु है शरीर के अंदर वो प्रवेश करते हैं और वो शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। तो व्यक्ति बहुत सारे रोगों से घिर जाता है, तो इसे सिंड्रोम कहते हैं। और ये एक प्रकार का STD रोग है। STD रोग का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक संचरण रोग, यानी कि ये सेक्स करने से स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री में फैलता है। अगला है मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस पेरोटाइटिस, इससे मम्पस रोग होता है। नेक्स्ट है लीसा या रेबडो वायरस, रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जल भीति रोग। रोगी जो है वो तरल पदार्थों को निगलने से डरता है, क्योंकि उसके गले के अंदर जकड़न होती है, दर्द होता है, तो तरल पदार्थ से डरता है। तरल पदार्थ यानी कि पानी से भी डरता है, पानी पीने से उसको भय लगता है, तो हाइड्रोफोबिया, जल से डरना, जल भीति। राइनो वायरस, राइनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस बोल दीजिए या मिक्सो वायरस बोल दीजिए। जनरली जो हमें वायरल सर्दी जुकाम बुखार होता है, सर्दी जुकाम, ये इन राइनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस या मिक्सो वायरस के कारण ही होता है। एक स्वाइन फ्लू रोग आपने नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण फैलता है। वेरियोला हर्पिस चेचक जिसको कहते हैं, इसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं या बड़ी माता। देखिए नाम आप कंफ्यूज मत होना, स्मॉल पॉक्स को अपन बड़ी माता कहेंगे, ठीक है। और अंत में जो वायरस है वो है कोरोना वायरस, जो कि हाल ही के दिनों में काफी चर्चा में रहा है, एक महामारी के रूप में। कोविड-19 जो डिजीज है, 19 डिजीज का नाम रखा गया है इसका, ठीक है। ये क्या करता है, ये SARS यानी कि सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सारस कैटेगरी का वायरस है। कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं, छींक आना, सर्दी जुकाम, खांसी, ये इसके लक्षण है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर विषाणु, सूक्ष्म जीवों के अंदर जो विषाणु है उसके बारे में विस्तार से समझा। जनरली सेकेंडरी लेवल तक की जो भी एग्जाम्स हैं, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, वहां तक ये अपना टॉपिक जो है उसको कवर करेगा। धन्यवाद।